नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। इस स्पेशल एडिशन में सबसे पहले आपको यूक्रेन जंग की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने बुचा में हुए नरसंहार की याद दिला दी है। इस तस्वीर को देखकर खार्किव में जीतने के बाद भी जेलेंस्की के लड़ाकों की आंखें नम हो रही हैं। यूक्रेन में कुछ ऐसा ही हुआ है कि जेलेंस्की भी दुखी हो रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? खार्किव और इज्यूम में 2 गज जमीन के नीचे 440 चीखें की कहानी कितनी खौफनाक है, इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। यूक्रेन की मिस्ट्री 440। जेलेंस्की के लड़ाकों ने खार्किव और इज्यूम जीत तो लिया है, लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की आंसू बहा रहे हैं। आखिर क्यों? एक साथ एक जगह पर कैसे हुई 440 की मौत? आखिर इज्यूम में नरसंहार का रहस्य क्या है? यूक्रेन वॉर से जुड़े 3 रहस्यों ने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया है। रहस्य नंबर 1, पुतिन पर हमला करने वाला आत्मघाती हमलावर कैसे मरा? रहस्य नंबर 2, जेलेंस्की की कार का एक्सीडेंट, जानलेवा हमला या सड़क दुर्घटना? और रहस्य नंबर 3, इज्यूम में 440 लोगों को मारकर किसने दफन किया? आखिर क्या है ये द ग्रेट वॉर मिस्ट्री? सबसे पहले हम बात करेंगे इज्यूम की। ये इज्यूम का जंगल है और जहां तक भी नजर जाएगी आपको क्रॉस और कब्रें नजर आएंगी। आखिर ये लोग कौन हैं जिनको मारकर दफना दिया गया? जब यूक्रेन की फौज ने खार्किव के बाद इज्यूम पर कब्जा किया तो उसको ये सामूहिक कब्रें मिली हैं। क्या ये वो लोग हैं जो मार दिए गए? इन कब्रों में मौजूद शव यूक्रेन के नागरिकों के हैं या फिर यूक्रेन के उन सैनिकों के जो रूस की सेना से लड़ते हुए मारे गए? Пишіть, то там, де наші побратими лежать, то може противник щось положити, якусь вибухову речовину, там, гранату, наприклад, може подкинути. जब पुतिन की फौज ने इज्यूम पर कब्जा किया तो उस वक्त इज्यूम के अंदर आखिर क्या हुआ था? क्या इज्यूम के नागरिकों ने रूस के सैनिकों का प्रतिरोध किया, जिसके बाद रूस की सेना ने कोई एक्शन लिया? आखिर क्या हुआ इज्यूम में? यूक्रेन के सैनिक मेटल डिक्टेटर से इन जगहों पर खोजबीन कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि रूस के सैनिकों ने ना सिर्फ ज्यादती की बल्कि ज्यादती के बाद वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया था और उसी वीडियो से उनको इस जगह का पता चला है। Це поховання ми знайшли, тому що російські солдати, фашисти виставили це. यहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला है और उसमें से 17 शव निकाले गए हैं, लेकिन यूक्रेन की सरकार का मानना है कि यहां पर 25 से ज्यादा शव हो सकते हैं। क्या इन जंगलों में एक भीषण जंग हुई जहां यूक्रेन के सैनिकों को मारकर दफन कर दिया गया, या फिर इन जंगलों में हारने के बाद कैद किए गए यूक्रेन के सैनिकों को मार दिया गया? ये एक रहस्य है जिसकी जांच यूक्रेन की सरकार ने शुरू कर दी है। Ми думаємо, по надписам, які були тут написано, що 17 тіл, але на відео їх більше. Ми їх ще нарахували, але я думаю, що біля 25-30. Можливо, це іще є не одне поховання на цьому кладовищі, ми це ще будемо відпрацьовувати. І я думаю, що ми знайдемо всіх, хто загинув тут. जेलेंस्की ने इन शवों की जांच के लिए एक टीम बना दी है। यहाँ मारे गए लोगों के शवों को निकालकर उनका डीएनए सैंपल निकाला जाएगा और इनके परिवार का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। Ці хрести якраз і є ті цивільні, які загинули. Вони тут поховані. Експертизу ДНК ми обов'язково зробимо. Я думаю, що ексгумація цих тіл буде.
ब्रिटेन के एक अखबार ने हेडलाइंस प्रकाशित की है। इज्यूम में 440 से ज्यादा कब्रों के साथ विशाल सामूहिक दफन स्थान मिला है। इज्यूम में एक जंगल में कुल 440 कब्रें मिली हैं। यूक्रेन की पुलिस इन जंगलों से सबूत इकट्ठे कर रही है। ज़ेलेंस्की ने अपने खास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये सारे सबूत इकट्ठा करके पुतिन के खिलाफ एक फाइल तैयार करवाई जाए। अभी तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक नरसंहार में गोली मारकर हत्याएं की गई, तोप के गोलों से भी लोगों की मौत हुई, हवाई हमलों की कारपेट बॉम्बिंग में भी लोगों की जान गई। इज्यूम में जंग के वक्त यहां के कम से कम 1000 नागरिक मारे गए, यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक। रूस के सैनिकों ने इतनी भयंकर क्रूरता दिखाई, घावों से पीड़ित होने के बाद भी नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया और उनको तड़पने दिया। यहां तक कि अस्पतालों को नष्ट कर दिया गया और इलाज का सामान भी लूट लिया गया। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक जब रूस की सेना ने बाल्किया और कुप्यान्स्क पर कब्जा किया तो कुछ इलाके कब्जे में नहीं आए थे और वहां जो लोग जिंदा बचे हैं वो रूस के लड़ाकों के द्वारा किए गए अत्याचारों की कहानियां सुना रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से ट्विटर पर वायरल करवाया जा रहा है, जिसमें एक नागरिक एक कमरे को रूस के सैनिकों का यातना गृह बता रहा है, यानी यहाँ लोगों को यातना दी जा रही थी। अखबार के मुताबिक कुछ यूक्रेनी सैनिकों के सिर भी काट दिए गए थे। एक गांव में तो सिर्फ एक 90 साल की बूढ़ी और उसके 60 साल के बेटे के अलावा सभी को मार दिया गया। В Ізюмі на Харківщині знайдене масове захоронення людей. Необхідні процесуальні дії там вже розпочались. Більше інформації, чіткої, перевіреної інформації має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти, українські, міжнародні, всі. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. यूक्रेन की एक और वॉर मिस्ट्री इस वक्त लोगों की जुबान पर है। दरअसल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इज्यूम का दौरा करके यूक्रेन के उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया था जिन्होंने भयंकर जंग लड़ी, लेकिन रात में जब ज़ेलेंस्की लौट रहे थे तब वो हादसे का शिकार हो गए। ज़ेलेंस्की सड़क हादसे में बाल बाल बच तो गए, लेकिन ये बड़ा सवाल उठ गया कि आखिर इतनी जबरदस्त सुरक्षा के बाद भी एक्सीडेंट हुआ कैसे। ज़ेलेंस्की को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन फिर भी एहतियातन सरकार के अधिकारियों ने हर एंगल से इसकी जांच शुरू कर दी है। जैसे ये दुर्घटना हुई, फौरन ज़ेलेंस्की के डॉक्टर्स की एक टीम ने ज़ेलेंस्की के स्वास्थ्य का पूरा चेकअप किया। सवाल ये है कि क्या ये हमला ज़ेलेंस्की के किसी खास दुश्मन ने करवाया है? ऐसा ही एक खुलासा रूस में भी हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन पर आत्मघाती हमला हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी हमला हुआ है। यूरो वीकली न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। रिपोर्ट है कि पुतिन अपने आधिकारिक आवास पर लौट रहे थे। इसी दौरान थोड़ी दूर पर उनके सुरक्षा दस्ते की पहली कार को एक एम्बुलेंस ने रोक लिया। कार रोकने के बाद पुतिन की कार के बाएं पहिए में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद चारों ओर तेज धुआं फैल गया। हालांकि तब तक पुलिस सतर्क हो चुकी थी और पुतिन को फौरन बम निरोधक दस्ते और बुलेट प्रूफ सुरक्षा दल ने अपने घेरे में कैद कर लिया। पुतिन की जान बाल बाल बच गई, लेकिन शामत उनकी आई जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सुरक्षा सेवा के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, पुतिन के आने जाने की टाइमिंग की सूचना के लीक होने के मामले में उनके कई बॉडीगार्ड्स को हटा दिया गया है। जिस वक्त पुतिन पर हमला हुआ, पुतिन के काफिले में 5 कारें थी। पुतिन की कार को फौरन घटनास्थल से दूर सुरक्षित इलाके में ले जाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पुतिन पर हमले का दावा ऐसे समय पर क्यों किया गया, जब यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की के गोलों ने पुतिन के दिल में आशंका पैदा कर दी है। इस वक्त पुतिन समरकंद में है, लेकिन मॉस्को में रूस की सेना की मीटिंग जारी है। ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से युद्ध में बाउंस बैक किया है, उसने पुतिन की युद्ध रणनीति पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। खार्किव से खैरसौन तक ज़ेलेंस्की की सेना आगे बढ़ रही है।
यूक्रेन की सेना कई इलाकों पर दोबारा नियंत्रण कर चुकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त लोग यूक्रेन युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या किया है कि अपने से 30 गुना शक्तिशाली देश के सामने टिके हुए हैं। क्या ये यूक्रेन के सैनिकों का हौसला भर है? क्या ये यूक्रेन को मिल रहे डॉलर ही डॉलर का नतीजा है, या वो हथियार हैं जो पुतिन की सेना पर भारी पड़ रहे हैं? HIMARS रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल ज़ैवलिन, हॉवित्ज़र, ऐसे हथियार कि जब चलते हैं तो दुश्मन की सांस देखते ही गले में अटक जाती है। यूक्रेन ने रूस को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए नहीं कि ज़ेलेंस्की पुतिन से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, इसलिए कि ज़ेलेंस्की के पास त्रिशूल की शक्ति है। इन 3 हथियारों की ताकत ने रूस की फौज को इतना पीछे धकेल दिया है कि मॉस्को परेशान हो उठा है। अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे इन 3 हथियारों ने रूस यूक्रेन जंग की कहानी ही बदल दी। वरना एक तरफ दुनिया की नंबर 2 रूस की शक्तिशाली सेना, दूसरी ओर सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की रूस के मुकाबले मुट्ठी भर सेना। न धरातल पर, न आसमान में, न समंदर में, न ही पाताल में। लेकिन फाइट जारी है। दिन, हफ्ते, 1 महीने से नहीं 7 महीने होने चले। यूक्रेन का जर्रा जर्रा पुतिन ने दहलाया, लेकिन कीव का किला गिरा नहीं, यूक्रेन का झंडा झुका नहीं। सवाल है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी यूक्रेन के सिपाहियों को मिल रही है जिसके दम पर वो रूस को परास्त करने की लालसा पाल रहे हैं? इन सिपाहियों का दम देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनकी सेना ने अब तक 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रूस से दोबारा अपने नियंत्रण में लिया है। खार्किव क्षेत्र रूस की सेना से खाली करा लिया गया है। यूक्रेन ने खेरसॉन पर दोबारा कब्जे के लिए बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उत्तर पूर्व के इज़ियम क्षेत्र में भागती रूसी सेना से पिछले दिनों 20 से ज्यादा कस्बों गांवों पर फिर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन अब लुहांस्क और डोनेत्स्क क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि अब भी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। And I am grateful to all our partners who finally heard us, who are providing us with exactly what we asked for, because we know for sure that with these weapons, we will be able to save the lives of thousands of people. यूक्रेन की सेना का हौसला और दुनिया के 30 देशों से पहुंची मदद ने यूक्रेन को रूस के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़ा कर दिया है कि पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई है। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे पुतिन के दिमाग में इस वक्त भी शायद यूक्रेन जंग की तस्वीरें ही चल रही होंगी, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के विजय के लिए 72 घंटे निर्धारित किए गए थे। लेकिन यहाँ तो मामला ही पुतिन के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। यूक्रेन के इस फौलादी ताकत के पीछे हैं हथियार, वो हथियार जिसने ज़ेलेंस्की की सेना को ताकत से भर दिया। इनमें टॉप पर जो हथियार हैं वो एक रॉकेट सिस्टम है, नाम है हाइमर्स। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी हाइमर्स रॉकेट आने के बाद यूक्रेन की सेना ने जंग में बढ़त बनानी शुरू की। हाइमर्स रॉकेट ने रूस के आक्रामक हमलों को रोक दिया। इस रॉकेट की मदद से अब यूक्रेन रूस के सप्लाई लाइन, कमांड सेंटर और दूसरे ढांचों को निशाना बनाने में सफल हो रहा है और रूस को भारी नुकसान पहुंचा पा रहा है। इससे पहले लक्ष्य युद्ध के मोर्चे से काफी दूर होते थे, जिससे यूक्रेन उन पर हमला नहीं कर पा रहा था। यही नहीं, न केवल हाइमर्स रॉकेट ने रूस के आक्रामक हमलों को रोक दिया है, बल्कि उन्होंने दनेप्रो नदी पर बने पुल को भी उड़ा दिया है, जो खेरसॉन शहर में आपूर्ति के लिए जीवन रेखा की तरह से है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये यूक्रेन के लिए सटीक हथियार साबित हो सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी काम की चीज दी है जो रूस की सेना को पानी पिला रही है।
हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाइमर्स। हाइमर्स दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो लंबी दूरी के लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकता है। इस रॉकेट सिस्टम ने अफगानिस्तान युद्ध, सीरियाई गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इस हाइमर्स के यूक्रेन पहुंचने से पहले रूस ने अमेरिका को सीधा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। हाइमर्स की ताकत का अंदाजा पुतिन को पहले से है। यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका को इसे ज़ेलेंस्की को नहीं देने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका नहीं माना और अब ये हाइमर्स रूस की सेना के लिए यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। रूस की सेना हाइमर्स के सामने बेदम सी हो गई है। पुतिन को अमेरिका के एक और हथियार ने बड़ा घाव दिया है। इसने रूस के टैंकों की बर्बादी की नई दास्तान लिख दी है। अमेरिका से ज़ेलेंस्की को मिले इस एंटी टैंक मिसाइल ज़ैवलिन ने ऐसा कारनामा किया है कि रूस के शक्तिशाली टैंकों के परखच्चे उड़ गए हैं। रूस को अपने टैंकों की ताकत पर बड़ा गुमान था। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सबसे पहले इन टैंकों को ही उतारा था, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर रूस के ये टैंक ढेर होते गए। इसी ज़ैवलिन मिसाइल के दम पर यूक्रेन की सेना रूसी तोपखाने को दबा कर रही है, तो इनके एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त कर दे रही है। ऐसे में इस मिसाइल की खासियतों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जिसने रूस को परेशान कर दिया है और कीव को अब तक उसके कब्जे से दूर रखा हुआ है। ज़ैवलिन को एक अकेला सैनिक ही लेकर चल सकता है और इसका संचालन कर सकता है। एक सैनिक छोटी सी मिसाइल को अपने कंधे पर रखकर टारगेट को हिट कर सकता है। इसी मिसाइल के दम पर यूक्रेन अब तक 2000 रूसी बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर चुका है। ये मिसाइल 93% मारक क्षमता से काम करती है। हल्की और रूस के टैंकों को बर्बाद करने में माहिर इस ज़ैवलिन ने ज़ेलेंस्की के लिए जादू कर दिया। रूस की भारी भरकम सेना जहां बड़ी बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइलें छोड़ती रही और इधर ज़ैवलिन रूस के टैंकों को नेस्तनाबूद करते रहे। नंबर 3 के जिस हथियार ने ज़ेलेंस्की को जंग में जीत के करीब तक पहुंचा दिया, लगता है उस हथियार का नाम है होवित्ज़र 2। इसकी मार, इसकी धार, इसकी सटीकता बेजोड़ मानी जाती है। M777 होवित्ज़र 155 mm की एक अल्ट्रा लाइट तोप है। इसे आसानी से एक इलाके से दूसरे इलाके में तैनात किया जा सकता है। M777 का कुल वजन 4200 किलोग्राम है। इसके बैरल की लंबाई 5.08 मीटर है। इसको ऑपरेट करने के लिए 9 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। होवित्ज़र 1 मिनट में 2 राउंड फायर कर सकता है। हालांकि इसे बढ़ाया जा सकता है। M777 से फायर किए गए M107 गोले की रेंज 21 किलोमीटर है। इन तोपों ने यूक्रेन को नया जीवन दे दिया है। यूक्रेन को अब तक इतने हथियार मिले हैं कि देश की सेना मालामाल हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को हवाई सुरक्षा के लिए NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। इसका पूरा नाम एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। NASAMS को अमेरिका और नॉर्वे ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। असल में यूक्रेन को दुनिया भर से हथियार मिले हैं और मिल रहे हैं। यूक्रेन को इस तरह सपोर्ट मिलेगा, इसे शायद रूस ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। यूक्रेन ने तुर्की के बायर कटर TB2 के जरिए रूसी सेना को गहरी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले नेपच्यून क्रूज मिसाइल की मदद से रूसी नौसेना को बांध रखा है। इसी मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने काला सागर में रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत मोस्कवा को डुबो दिया। नेपच्यून क्रूज मिसाइल का निर्माण दुश्मनों के युद्धपोतों को तबाह करने के लिए किया गया है। यूक्रेन को अगस्त तक जितने हथियार मिले हैं, जिन देशों से मिले हैं, उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि इन हथियारों ने पुतिन की रातों की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन बाउंस बैक कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस को इस युद्ध में बहुत कुछ गंवाना पड़ा है और अभी रूस को और भी नुकसान उठाना होगा। ज़ेलेंस्की ने बाकायदा रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा खुद सुना। Всім, хто за 200 днів знищив більше 2000 ворожих танків, 4500 бойових броньованих машин, понад 1000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 гелікоптерів і майже 1000 безпілотників окупанта, 15 кораблів та катерів, тисячі інших одиниць ворожої техніки. यूक्रेन दुनिया के लिए वो उदाहरण बन गया है जिसके रास्ते ताइवान भी दिख रहा है। अपने हौसले और दुनिया से बढ़िया व्यवहार की वजह से शक्तिशाली के सामने भी खड़ा रहा जा सकता है, टिका जा सकता है, युद्ध लड़ा जा सकता है। ज़ेलेंस्की को अब तक कितना पैसा मिला है, जरा गौर से देखिए। 24 जनवरी से 3 अगस्त तक का ये आंकड़ा है। अमेरिका से $900 करोड़, पोलैंड से $100 करोड़, ब्रिटेन से $126 करोड़, कनाडा से $95 करोड़, जर्मनी से $67 करोड़, यहाँ तक कि एस्टोनिया से $25 करोड़, लातविया से भी इतना ही $25 करोड़,
मतलब अब तक यानी फरवरी महीने से अगस्त तक यूक्रेन को $17 बिलियन की सहायता राशि मिल चुकी है। जैसे छोटे देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, जाहिर है ये मदद हथियारों की है, जिसकी ज़ेलेंस्की को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। छह महीने बाद भी यूक्रेन के हार नहीं मानने की एक वजह पुतिन का अपने से 30 गुना छोटे देश यूक्रेन को कमतर आंकना भी है। यूक्रेन की ये दृढ़ इच्छा शक्ति इतिहास में हमेशा याद की जाएगी कि कैसे उसने रूस जैसी महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया है। युद्ध की शुरुआत में इसे एक तरफा लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन अब तक रूस के भी कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं और अब रूस भी अपने नुकसान का आकलन कर रहा है। जंग जारी, दोस्ती जानलेवा। सही सुना आपने। एससीओ शिखर सम्मेलन में काफी वक्त बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन मिले। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये शी जिनपिंग और पुतिन की पहली फेस टू फेस बैठक रही। साथ ही ये मीटिंग उस वक्त हुई जब चीन ताइवान की तनातनी चरम पर है। कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। पुतिन और शी जिनपिंग जब इससे पहले मिले थे, उसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था। सवाल है कि क्या रूस और चीन एक साथ जंग छेड़ना चाहते हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। क्या इस मुलाकात में अगले युद्ध का सिग्नल है? क्या मीटिंग में नए बैटल ग्राउंड का सीक्रेट है? क्या चीन और रूस मिलकर जंग लड़ने वाले हैं? उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी थी। इस मीटिंग को लेकर अमेरिका की टाइगर टीम सजग और सतर्क थी। इस मीटिंग का वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम ताइवान में देखा जा रहा था। इस मुलाकात को लेकर ज़ेलेंस्की की टीम सुपर अलर्ट थी, क्योंकि ये मीटिंग थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। ये दोनों जब मिलते हैं, कुछ बड़ा करने का प्लान बनाते हैं। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे पावरफुल शख्सियत जिनके बारे में दुनिया वही जान पाती है जो वो बताना चाहते हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति जो सुपर पावर बनने के लिए बेताब हुए बैठे हैं। पुतिन यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं, जहां ज़ेलेंस्की लगातार बढ़त बनाए हैं। शी ताइवान युद्ध करने की तैयारी में है ताकि ताइवान को चीन के नक्शे में मिला सके। इससे पहले पुतिन और जिनपिंग फरवरी महीने में मिले थे, जब पुतिन यूक्रेन पर चढ़ाई की पूरी तैयारी करके बैठे थे। वो मुलाकात चीन के बीजिंग में हुई थी। यूक्रेन में रूस कैसे हमला करेगा, कब करेगा, कितनी ताकत से करेगा, ये सब कुछ चीन को पता था, लेकिन शी जिनपिंग ने एक बार भी रूस को रोकने की कोशिश नहीं की। पुतिन को समझाने का प्रयास तक नहीं किया, जबकि अमेरिका चीन से बार बार युद्ध को टालने के लिए मदद मांग रहा था।
अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से इसका खुलासा हो चुका है। वहीं ताइवान मुद्दे पर रूस हमेशा चीन के साथ रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं। करेगा तो कब करेगा, कहां से करेगा, ताइवान में कहां करेगा, इसकी जानकारी पुतिन को हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे के सच्चे सहयोगी होने का दावा करने वाले इस जोड़ी का फियर फैक्टर अमेरिका तक को परेशान किए हुए है। पुतिन का दिमाग इन दिनों यूक्रेन युद्ध में लगा है, जहां रूस को रोज झटके मिल रहे हैं, हार का डर सता रहा है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन की साख दांव पर लगी है। खार्किव पुतिन की सेना से खाली हो गया है। इज्यूम पर फिर से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। बालाक्लिया से भी रूस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। यूक्रेन के इन तीनों बड़े इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ये वो इलाके हैं जो रूस के सबसे क्रूर हमलों के गवाह रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने यहां से पुतिन की सेना के पांव पूरी तरह से उखाड़ दिए हैं। जिस खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने बड़ा असॉल्ट किया, वहां से रूस की सेना भागने को मजबूर हो गई है। खार्किव के 8500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा हो गया है। खार्किव के 400 बस्तियों पर दोबारा यूक्रेन का झंडा लग गया है। करीब 1.5 लाख लोगों को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। यूक्रेन को मिल रही कामयाबी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से मिला हथियारों का बूस्टर डोज है, जिससे ज़ेलेंस्की का जखीरा इतना बड़ा और खतरनाक हो गया है कि पुतिन की सेना उसके प्रहार से परेशान है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से ताइवान को मिल रही मिलिट्री एड ने ड्रैगन के डर को बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका से बढ़ती तनातनी के बीच शी जिनपिंग ने ताइवान पर अटैक करने का मन बना लिया था। फिलहाल शी जिनपिंग के दिमाग में एक साथ कई प्लान पक रहे हैं। कैसे सुपर पावर बनना है, ताइवान से युद्ध कैसे लड़ना है, अमेरिका से वर्चस्व की लड़ाई कैसे जीतनी है, चीन में अपनी छवि और बुलंद कैसे करनी है। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ड्रैगन को डराने वाली हैं। ताइवान का आक्रामक रुख चीन की सेना में खौफ भर रहा है। चीन के हमले से निपटने के लिए ताइवान में तैयारियां फुल स्पीड से चल रही हैं। सिविल डिफेंस एजुकेशन और ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। ताइपे के मेयर ने राजधानी में एक स्पेशल सेंटर की शुरुआत की है। ताइवान चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद से ही सिविल डिफेंस पर खासा जोर दे रहा है। ताइवान के तेवर ड्रैगन को पूरी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने वाला बना हुआ है। ताइवान की सेना अपने आसमान में घुस है, ड्रैगन के ड्रोन पर फायरिंग कर रही है। ताइवान के युद्धपोत युद्ध वाली सुनामी लाने की तैयारी के साथ शांत समंदर की लहरों पर डटे हुए हैं। युद्ध के शुरू होने से पहले ही ड्रैगन सेना के युद्धपोतों को पीछे खदेड़ रहे हैं। ताइवान की सीमा में घुस आए युद्धपोत को जब्त कर रहे हैं। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी सीईओ शेन मिंग शी ने दावा किया है कि शी जिनपिंग ताइवान पर अटैक के अपने प्लान को फिलहाल बदल सकते हैं। द वीक को दिए अपने खास इंटरव्यू में शेन मिंग शी ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं बन जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी सीईओ का दावा है कि अमेरिका के स्पेशल कमांडो ताइवान के सैनिकों को ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ताइवान में डटे हैं। अमेरिका हवाई में ताइवान सेना को प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसने चीन के खौफ को और बढ़ा दिया है। चीन पिछले कुछ महीनों से कई बार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा रोज हो रहा है जब उसके कई फाइटर एक साथ ताइवान के आसमान में दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पर
16 सितंबर को चीन के 43 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत ताइवान की सीमा में घुस आए। 15 सितंबर को चीन ने 26 फाइटर जेट और 5 युद्धपोत से घुसपैठ की। 14 सितंबर को चीन ने 24 फाइटर जेट और 5 युद्धपोत से घुसपैठ की। दरअसल जिनपिंग ऐसे हालात बनाकर ताइवान को न सिर्फ भड़काना चाहते हैं, बल्कि वो सरप्राइज प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा चीन ताइवान की सेना के खिलाफ अपने 3 प्लान को एक साथ आगे बढ़ा रहा है। पहला प्लान है ताइवान की सेना को परेशान करना। दूसरा प्लान है ताइवान के सैनिकों का मनोबल तोड़ने का। तीसरा और सबसे खास प्लान ताइवान के सैनिकों में भ्रम पैदा करना है, ताकि ताइवान के लोगों को चीनी विमानों के घुसपैठ की इतनी आदत हो जाए कि जब चीन हमला करे तो ताइवान को ड्रैगन के असली मंशा की भनक तक न लगे और ताइवान देर से काउंटर अटैक कर पाए। साफ है शी जिनपिंग के दिमाग में इन दिनों ताइवान घूम रहा है, तो पुतिन के दिमाग में यूक्रेन। यही वजह है कि दोनों एक बार फिर एक दूसरे को सच्चा दोस्त करार दिए हैं। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने भी शी के हवाले से कहा है कि चीन एक दूसरे के मूल हितों का समर्थन करने के लिए रूस के साथ काम करने को तैयार है। चीन महान शक्तियों की भूमिका निभाने के लिए रूस के साथ प्रयास करने और सामाजिक उथल-पुथल से प्रभावित दुनिया में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा डालने के लिए एक मार्गदर्शक भूमिका निभाने को तैयार है। चीन रूस से दोस्ती निभा रहा है, लेकिन ये दोस्ती ड्रैगन अपने हितों को दरकिनार करके शायद ही निभाए। भले ही वो कह चुका हो कि रूस और चीन की दोस्ती की कोई हद नहीं है, चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है इससे दुनिया अनजान नहीं है, लेकिन समरकंद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर चीन के बैलेंस पर शी जिनपिंग को धन्यवाद दिया है। पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि हम यूक्रेन संकट के संबंध में अपने चीन के मित्रों की संतुलित स्थिति की बहुत सराहना करते हैं। दुनिया को एक ध्रुवीय बनाने की कोशिश हाल में एक बदसूरत रूप धारण कर लिया है और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जाहिर है पुतिन का इशारा अमेरिका की तरफ था, जो यूक्रेन को ताकत दे ही रहा है, ताइवान की रक्षा का वादा कर चीन के सामने चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका पुतिन और शी जिनपिंग दोनों का दुश्मन बना हुआ है, दोनों की राह का कांटा बना हुआ है। यही वजह है कि दोनों देश एक साथ मिलकर प्रशांत महासागर में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 के बाद चीन और रूस की नौसेना एक और संयुक्त युद्धाभ्यास है। Товарищи, мы рады приветствовать экипажи боевых кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая на совместном морском патрулировании. 报对我们两军进行的海上联合巡航，都是根据中俄两军年度军事合作计划。 सवाल है, क्या सीधे युद्धाभ्यास कर रूस और चीन एक साथ किसी दूसरे देश से युद्ध करने वाले हैं, या फिर ये अमेरिका पर प्रेशर बनाने की चाल है? जवाब अभी सिर्फ पुतिन को पता है या शी जिनपिंग ही जानते हैं।